हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 28 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की गई थी आज के दिन 1928 में, और इसलिए हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है। इन्होंने ये रमन इफेक्ट की खोज की थी और ये अनाउंस किया था इसी दिन, और जिसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था 1930 में। एशिया में साइंस के क्षेत्र में पहला ये पुरस्कार था। फिलहाल इसके बारे में कल और डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग आज के करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल का करते हैं क्विकली रिवीजन। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो चुका है, और अभी झोंगसिंग 26 नाम से चाइना ने अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर यूके है, तीसरे पर है फ्रांस। जम्मू एंड कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिल चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है। रसिया ने अंतरिक्ष में फंसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। और वहीं मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया, और ये सबरी माता के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अमित शाह जी, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने इस योजना को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था 24 फरवरी 2019 में। रसिया और यूक्रेन के 1 साल पूरे होने पर वर्ल्ड बैंक ने $2.5 बिलियन के अतिरिक्त सहायता पैकेज की घोषणा की हुई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लगातार छठवीं बार इसने वर्ल्ड कप जीत लिया है महिलाओं का T20 का। ठीक है, अजय रही है अभी तक। इसने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल खेल रही थी, लेकिन फिर भी इसके नसीब में अभी तक ट्रॉफी आई नहीं है इसके इतिहास में। ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला क्रिकेट में। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, यहाँ पर आप देखो, फॉर द 6th टाइम। और भारत की अगर बात करें तो भारत को ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया था सेमीफाइनल में, और उसके बाद भारतीय टीम बाहर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थी मैगन लेनिन। ऑस्ट्रेलिया 2023 से पहले 2010, 12, 14 ये देखो ये लगातार हो रहा था। तो पहली बार हैट्रिक तो खिताब की इन्होंने 2010, 12, 14 में लगाई। केवल 2016 वाला खिताब नहीं जीत पाई ये। उसके बाद 2018, 20 और 2000 ये जो 22, 23 का था, इसको भी जीत ली। यानी 2 खिताबी हैट्रिक लगाई है, 3 बार खिताब का हैट्रिक। ठीक है, वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक 2 बार वो भी लगा चुकी है। और ऐसा पुरुष और महिला किसी भी टीम, दोनों प्रकार की टीम अगर मिला लिया जाए तो पहली बार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया है, छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीत करके। वैसे ऑस्ट्रेलिया टीम की ही बात करें तो अब की बार याद होगा आपको, कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हुए थे बर्मिंघम में 2022 में, इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। T20 फॉर्मेट था, वो भी 20-20 ओवर का ये T20 फॉर्मेट में कराया गया था। पहली बार महिला टीमों को शामिल करके क्रिकेट की भी इसमें शुरुआत कर दी गई थी। तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रही थी, यानी कि गोल्ड इसे मिला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सिल्वर मिला था अपने प्यारे भारत को। भारतीय टीम सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है, भारतीय टीम ये पहला जो आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ, उसमें उप विजेता रही थी। ऑस्ट्रेलिया उसमें विजेता रही थी। अच्छा, भारतीय टीम आई ही गई है। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप जीता था। एशिया कप में ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है, लेकिन बाकी टीमों में एशिया में इंडिया की टीम जो है विमेंस की ये बेस्ट है। ठीक है, तो एशिया कप इसने जीता है। और वहीं पुरुष एशिया कप की बात की जाए तो पुरुषों में श्रीलंका ने जीता था एशिया कप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? विश्व एनजीओ दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 फरवरी को। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो आप सुनते हो ना, एनजीओ है, ये फला एनजीओ है जिसने ये किया वो किया वगैरह। एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट नहीं होती, किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। और ये
वहां के नागरिक या आसपास मतलब समाज कल्याण के लिए यूज की जाती है। तो समाज कल्याण के लिए या मनुष्य की हेल्प के लिए कार्य करने वाले संगठन को एनजीओ कहते हैं और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में कुछ बड़े बड़े एनजीओ के नाम, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अभी उस दिन ही मैंने चर्चा की थी इसकी, ठीक है, ये भी है, बहुत बड़ा एनजीओ है। मतलब हर बड़ी कंपनियों में आप देखोगे ना एनजीओ है। रिलायंस में आप देखोगे रिलायंस फाउंडेशन है, अडानी में अडानी फाउंडेशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट की बात करें, और विप्रो में विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी का एक बहुत बड़ा एनजीओ है, ठीक है। तो लगभग लगभग सभी बड़ी कंपनियों के एक एक एनजीओ होते हैं, क्योंकि उस माध्यम से टैक्स में छूट वगैरह भी मिलती है, सरकारें टैक्स में छूट भी देती है अगर आप एनजीओ में पैसा लगाते हो और एनजीओ के थ्रू लोगों की हेल्प करते हो। तो फिलहाल इस बार के अगर थीम की बात करें तो द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये है इस बार की थीम। 2011 से इसे मनाया जाना शुरू हुआ है 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में। अब एक दिन और अगर ले लिया जाए 28 फरवरी विज्ञान दिवस, तो इस महीने का सबसे अंतिम दिन हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपरली अच्छे तरीके से, इस महीने का सभी इंपॉर्टेंट दिवस और थीम मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। रिवाइज कर लेते हैं। आज 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को इस बार मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस, 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 13 को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 22 को ही विश्व स्काउट दिवस ही मनाया जाता है। वहीं 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 27 फरवरी को एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्लियर है ना? ये सब महत्वपूर्ण दिवस है फरवरी महीने से, आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने देश की पहली मरीना बनाने की योजना बनाई। ये कर्नाटक के किस जिले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उडुपी जिले में। उडुपी जिले में दोस्तों, उडुपी जिले में एक स्थान पड़ता है बेंडूर, उसी बेंडूर में ये बनाया जाएगा। ये कंट्री का पहला यानी देश का पहला मरीना होगा। मरीना बोले तो एक प्रकार से बोट बेसिन कह सकते हो आप। तो ये बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज होगा, जो कि बेंडूर में उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा, जिससे कोस्टल जो टूरिज्म होता है वो उसको बढ़ावा मिल सके। कोस्टल टूरिज्म मतलब जो तटीय 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 कह सकते हैं पर्यटन, तटीय पर्यटन, इसको बढ़ावा मिलेगा। अब तटीय पर्यटन का मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि आप देखोगे जम्मू कश्मीर वगैरह में लोग झीलों में जाते हैं, झील को देखने जाते हैं, ठीक है। या एक और एग्जांपल आप देखो, जैसे कि प्रयागराज में आप संगम देखते हो, संगम में क्या होता है, गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो वहां पर इंटरेस्टिंग क्या होता है कि दोनों का पानी अलग अलग होता है, अलग अलग कलर में होता है और एक साथ मिलते हुए नजर आता है, फिर भी अलग अलग दिखता रहता है। अब वो चीज देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो तटों पर से भी देखते हैं, तो तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बनारस में गंगा आरती देखने जाते हैं लोग, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पर्यटन जिससे लोग नदियों के पास या तटों के पास जाते हैं। आप गोवा देख लो, गोवा बीच पर लोग घूमने जाते हैं। इस प्रकार के पर्यटन को तटीय पर्यटन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक ने प्लान किया है कि कंट्री का पहला मरीना, मरीना यानी कि ये बोट बेसिंग ऑफरिंग डॉकेज का ये निर्माण करेगा, ठीक है, जिससे तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि पुरातत्व विभाग से ये लोग गंगा, कदम, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, होयसला, ये सभी जो वंश रहे हैं, इनका जो इतिहास रहा है उनको इकट्ठा किया जाएगा और पर्यटन के इतिहास को विकसित करने में मदद मिलेगी। लोग जाएंगे तो लोग म्यूजियम्स वगैरह में भी जा करके इनके बारे में भी जान पाएंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको बता दें, भारत की पहली नौसेना अगर पूछे कि नौसेना रखने वाला पहला इतिहास में कहाँ पर था, तो फिर चोल वंश को माना जाता है। चोल वंश, इसके पास सबसे पहले नौसेना थी, ठीक है। चलो, तो ये कर्नाटक के बेंदूर में देश की पहली मरीना बनाने की योजना की गई है। कर्नाटक आप देख पाओगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है कर्नाटका। कर्नाटका अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है।
बेंगलुरु में ही जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं बेंगलुरु के, और इनकी ही अभी एक मूर्ति का भी उद्घाटन किया गया है कैंपेगौड़ा जी की। कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेंगलुरु में वो भी स्थापित की गई है। वहीं अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो बसवराज एस बोम्मई यहाँ के सीएम हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो पंपा सरोवर है, बेगू झील है, बिलांदूर झील है, कुक्कुरहल्ली झील है। नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा नागरहोल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। यक्ष ज्ञान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है यहाँ से, ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। 31 जिले हैं, 224 में विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में यहां से जाती हैं 28 सीटें और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं कर्नाटक से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजकीय पशु है भारतीय यहाँ की, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प है कमल। अगला, हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता? तो दोस्तों अभी भारतीय साइंटिस्ट हरिबाल कृष्णन ने जीत लिया है मार्कोनी पुरस्कार 2023। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द हिंदू का। ये मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं हरिबाल कृष्णन। इन्होंने 2023 का मार्कोनी प्राइज जीत लिया है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में वहां से प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने ये पुरस्कार वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनकी खोजों को जो इनका इफेक्ट पड़ा है समाज पर, उसके लिए दिया गया है। मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा ये दिया जाता है मार्कोनी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किया? तो डेजर्ट फ्लैग 8 नाम का अभ्यास भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ शुरू किया है, यानी यूएई के साथ शुरू किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। अच्छा, इसमें भारत भेज रहा है अपना लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस। एलसीए तेजस आप जानते हो ना, भारत ने बनाया हुआ है, HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये दुनिया के सबसे हल्के और सबसे छोटे विमानों में से एक माना जाता है एलसीए तेजस। तो ये पहली बार ऐसा होगा जब किसी विदेशी जो सैन्याभ्यास हो रहा हो वायुसेना का, उसमें ये हिस्सा लेने जा रहा हो। तो बाय द वे आपको बता दें, ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। डेजर्ट फ्लैग 8वां इसका संस्करण है। भारत और यूएई के बीच में ये आयोजित हो रहा है। 27 फरवरी से शुरू हुआ है, 17 मार्च तक चलेगा। क्लियर है, यूएई में हो रहा है। अब यूएई आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ यूएई है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे ना तो यहीं पर बहुत ही नजदीक में है यूएई, बहुत ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। ये रहा भारत, यहाँ से आप आओगे यूएई यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये अबू धाबी है, ये दुबई है, ठीक है ना। दुबई महानगर है यहाँ का, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। तो यहाँ की अगर राजधानी की बात करें तो ये तो अबू धाबी है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या होती है? मुद्रा होती है दोस्तों दिरहम, यूएई का दिरहम। इसके अलावा यहाँ के क्राउन प्रिंस या कहें राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्लियर। वैसे यूएई में यात्रा करने का ऑप्शन तो प्लेन से है, लेकिन अगर आप ट्रेन चलाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक पेड बैच लाया गया है, जिस पर 50% का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, मतलब कि आधे दाम पर। इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब्जेक्ट वाइज हर एक प्रकार की क्लासेस मिलेंगी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी। साइंस स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो आपको हर एक प्रकार का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। साथ ही साथ 20 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सेट भी कराए जाएंगे और मंथली ई बुक भी आपको फ्री दी जाएगी। बहुत ही नाम मात्र के प्राइस पर ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बैचेस अभी लाइव हैं, अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन इसके क्लोज होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद से फिर जब नया बैच अनाउंस होगा तब उसमें आएगा, ठीक है, उसमें ज्वाइनिंग होगी और उसमें अभी टाइम लग जाएगा। तो इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक बेहतरीन एक मौका होगा सिलेबस समय पर कंप्लीट करने का, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो फिर जल्दबाजी में उतना अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अभी बढ़िया मौका है, क्योंकि जब आप वैकेंसी आ जाए तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तब तक आपका सिलेबस हो गया रहेगा कंप्लीट। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो MZT ऐप पर जाइए या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वहां पर जाने के बाद कूपन कोड में डाल देना MZT50, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और आज फरवरी मंथ का आखिरी दिन है, तो आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर है और 2 दिनों में आप इसका फायदा उठा सकते हो। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने असम में अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया?
तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा असम में पहला चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। आयुष मंत्रालय, बहुत बार आपको इसके बारे में बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष दोस्तों बेसिकली बना है आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी से। इन सब टाइप का जो विभाग है ना, वो इस मंत्रालय के तहत आता है। और इस मंत्रालय ने असम में अभी चिंतन शिविर आयोजित किया है अपना। इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल ये एक टाइम पर असम के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, याद होगा आपको। तो ये यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री है आयुष के। तो इन्होंने समझ लो एक प्रकार से अपने गृह राज्य में इसका अनाउंसमेंट किया है या इसका आयोजन किया है। ठीक है, ये पहला चिंतन शिविर था जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने आयोजित किया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको दो और चीजें बताई थी। एक तो पहला चीज कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये देश का पहला क्या, दुनिया का पहला नेशनल पार्क बना था। वैसे असम के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इसका अपना अलग ही हिस्ट्री है। असम के नेशनल पार्क को मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था, एक दोहे से, और पूछा पड़ा जाता है कि असम का नेशनल पार्क अगर आप दोहे से याद रख रहोगे ना, तो ये 7 के 7 नेशनल पार्क जो हैं वो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे बड़े आराम से। देखो दोहा मैं फिर से बोल दे रहा हूं। असम के डिब्रूगढ़ से काजीराम के मानस आए, राम नाम लय के औरंगजेब को दहिंग पटकाए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। असम के डिब्रूगढ़ से मतलब असम का बात शुरू हुआ है। डिब्रूगढ़ से डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क ले लेना। काजीराम के मानस आए, काजीराम से तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजी नाम से नामेरी नेशनल पार्क कर लो। इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क कर लो। इसके अलावा राम नाम लेके, राम नाम से आप रायमोना नेशनल पार्क कर सकते हो। औरंगजेब को दहिंग पटकाए, औरंगजेब से औरंग नेशनल पार्क, और दहिंग पटकाए से दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये असम में है, याद रखना, पूछा जाता है जरूर। और आप में से अगर किसी को याद हो वो ट्रिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को लिखे हुए फॉर्मेट में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी की है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। I2U2 ग्रुप के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको याद हो कि इसे सेकेंड क्वाड ग्रुप ऑफ इंडिया कहा जाता है, सेकेंड क्वाड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्वाड मतलब 4 होता है और इसमें भी 4 देशों का ये एक संगठन बनाया गया है। हालांकि ये आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है, और जो पहला वाला क्वाड है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। I2U2 देखो इस वाले क्वाड को I2U2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें I से 2 कंट्री है और U से 2 कंट्री है। ठीक है, यू से है USA और यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि अमेरिका और UAE। इसके अलावा I से है एक इंडिया, अपना प्यारा भारत, और एक है इजराइल। ठीक है, तो ये 4 कंट्रियों का एक ग्रुप है I2U2। इसका पहला उप मंत्री स्तरीय बैठक हुआ अभी UAE में। अभी तक संगठन बना था, अभी बैठक वगैरह अभी तक नहीं हुई थी, तो इसका पहला बैठक अभी ये हुआ है। और वहीं क्वाड ग्रुप में अगर बात करें तो इसी को सेकंड क्वाड कहा जा रहा है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये किया गया है। अगर पहले क्वाड की बात करें तो पहला वाला क्वाड जो है वो किसके किसके बीच में है? उसमें इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है ना, ये सभी दक्षिण चीन सागर में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये वाला क्वाड जो है पहला वाला क्वाड, दोनों ही आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे UAE टू होस्ट फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने। ठीक है, अबू धाबी में, जो कि राजधानी है UAE की, वहां पर ये हुआ, और इसमें 4 देश ये हैं। दम्मू रवि जी, जो कि भारत में आर्थिक संबंध के सचिव हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। UAE के बारे में तो हम लोग जान ही लिए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता? इसको जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा करके सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 2023 का इन्होंने जीत लिया है। ये 13वां इस बार का संस्करण था। महाराष्ट्र को 5-1 से फाइनल मैच में इन्होंने हराया, मध्य प्रदेश की टीम ने। महिलाओं की ये टीम थी। ठीक है, अच्छा, तीसरे स्थान पर झारखंड रहा। झारखंड ने हरियाणा को हरा करके तीसरा स्थान अपना सिक्योर किया। प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा यादव को चुना गया, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रतिभा आर्या को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। हॉकी चैंपियनशिप है। हॉकी में अगर बात करें तो महिलाओं टीम में
राष्ट्रीय टीम में रानी रामपाल जो हैं ये कप्तान है भारतीय महिला टीम की। और अगर बात करें ओलंपिक में चौथा स्थान था, पुरुषों में तो कांस्य पदक मिला था। ठीक है, हॉकी विश्व कप भी वैसे हुआ था अभी भारत में ही, भारत के उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था। और वो हॉकी विश्व कप अभी 2023 में जो हुआ उसको जर्मनी जीत करके ले गया। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके जीता, वो पुरुष का था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया? तो पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला ने अभी केरल राज्य के साथ समझौता किया हुआ है, या कहें केरल राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है। पर्यटन होता है, उसमें महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, साथ ही साथ महिलाओं को उद्योग में भी, पर्यटन उद्योग में भी बढ़ावा देने के लिए, उनसे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उसमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें केरल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है, उनकी हेल्प मांगी है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला की तरफ से भारत की जो प्रतिनिधि हैं सुजान फर्गुसन, वो आई हुई थी। और केरल पर्यटन के निदेशक हैं पीबी नोह। इन दोनों ने मिलकर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रहे ये दोनों। क्लियर है बिल्कुल। केरल आया है, केरल के बारे में भी जानेंगे। वैसे केरल के बारे में अभी मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बहुत ही अच्छे से सारा कुछ बताया था, रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं। आपको अगर याद हो इससे रिलेटेड करंट अफेयर तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में कितने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज आए हुए हैं भारत की यात्रा पर, और इन्होंने 5.2 बिलियन डॉलर में भारत के लिए 6 पनडुब्बियों को बनाने के लिए घोषणा की हुई है। एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की हुई है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, जर्मनी टू परस्यू 5.2 बिलियन डॉलर डील विद इंडिया टू बिल्ड 6 सबमरीन। देखिए ये सभी सबमरीन जो होंगी वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, यानी परमाणु पनडुब्बियां होंगी। भारत के पास वैसे तो अगर देखा जाए तो 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 11 तो ऐसी हैं जो 20 साल से ज्यादा की पुरानी हो गई हैं। तो भारत भी चाहता है कि थोड़ा सा एडवांस लाया जाए, क्योंकि तभी चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी हिंद महासागर में। तो वो एडवांस करने या फिर नए नए टेक्नोलॉजी के लाने की जरूरत पड़ेगी ही। 2 भारत के पास हैं स्वदेशी परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां। ठीक है, परमाणु संचालित पनडुब्बियां रूस की मदद से ये बनाया गया है, आईएनएस अरिहंत। हालांकि आईएनएस अरिहंत सीरीज का ही ये पनडुब्बियां हैं। आईएनएस अरिघाट भी आईएनएस सीरीज के ही तहत बनाया गया है, उसी का एक हिस्सा है कह सकते हैं हम लोग। तो वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो आईएनएस अरिहंत नाम का जो पनडुब्बियां हैं ये भारत के पास इकलौती इस सीरीज की परमाणु पनडुब्बियां हैं, लेकिन इसी के तहत आईएनएस अरिघाट भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटिटी में 2 है अपने पास। 25 और 26 फरवरी को ओलाफ स्कोल्ज जो है ये भारत यात्रा किए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, जर्मनी दिखाता हूं मैं आपको वर्ल्ड मैप में है कहाँ। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे यूरोप में, वहां पर आपको दिखेगा जर्मनी। ये देखिए यहाँ पर जर्मनी। अभी उस दिन मैंने आपको बताया था जब इन्होंने विजिट करने का प्लान बनाया था ओलाफ स्कोल्ज ने, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। वैसे स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, देखिए ये बड़े देश हैं यूरोप के। तो यहाँ पर जर्मनी मिल जाएगा आपको, बर्लिन इसकी कैपिटल है। ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के चांसलर हैं। एंजेला मार्केल इसकी पूर्व चांसलर थी और उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था अभी। ठीक है, जर्मनी की मुद्रा होती है यूरो। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कल की हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि वैक्यूम बेस्ड सेवर सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन बना? तो आगरा बना था, उत्तर प्रदेश राज्य के तहत आता है। FATF का पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। आज आपको क्या बताना है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन सब बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, किस वर्ष शुरू हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बताएंगे जरूर कमेंट करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप वीडियो कोर्स चाहते हैं तो यूज कीजिए कूपन कोड MJT50, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लोको पायलट बैच है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो MJT ऐप पर जाकर। बाकी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, फ्री PDF, फ्री क्विजेज, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें, ई बुक्स वगैरह भी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।